हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे को रिलेशन ऑफ न्यू एस एंड न्यू ई डबल एफ वैल्यूज़ का। ये एग्ज़ाम में इस तरह से आता है, एक्सप्लेन द को रिलेशन ऑफ न्यू एस एंड न्यू ई डबल एफ वैल्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। को रिलेशन ऑफ न्यू एस एंड न्यू ई डबल एफ वैल्यूज़। न्यू एस स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बीच में रिलेशन से पहले कि ये क्या होता है। तो न्यू एस जो है वो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है और न्यू ई डबल एफ इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट होता है किसी एटम के ऑर्बिट में। अब आपको पता है कि कोई भी एटम होता है तो उस एटम में ऑर्बिट्स होते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया, कोई भी एटम ले लिया, मानो सोडियम ले लिया, ठीक। तो सोडियम में ये न्यूक्लियस होता है, आपको पता है। न्यूक्लियस के इस साइड ये चारों तरफ जो है ये ऑर्बिट्स होते हैं। तो इसी तरह एटम के ऑर्बिट्स में जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब आपको पता है कि ये ऑर्बिट्स हैं। तो इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसी तरह किसी एटम के ऑर्बिट में मूविंग इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण, मीन्स जब वो इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो वो अपने ऑर्बिटल के अंदर मोशन करेगा। जैसे कि यहाँ पे ये है, तो इसमें जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इसी के अंदर मूव करेगा, तो इसे हम बोलेंगे ऑर्बिटल मोशन। तो इसके कारण जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न होता है उसे न्यू एल से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू और कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एटम के ऑर्बिटल में मूविंग इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न होता है। अपने ही एक्सिस पर स्पिन के कारण स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न होता है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह भी स्पिन करता है, इस तरह भी स्पिन करता है। तो एक ही प्लेस पर अपने ही एक्सिस पर ये है जो स्पिन करता है, उसे ही स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। इसे न्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट को रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट भी कहते हैं। जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसे रिजल्टेंट, मतलब लास्ट में जो निकल कर आता है वो कहते हैं, उसे रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट फॉलोइंग टाइप से प्राप्त किया जाता है। यहाँ आप देखेंगे ये इस फॉर्मूले से जो है रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाता है। न्यू एल प्लस एल इक्वल्स टू अंडर रूट एल, एल प्लस 1 प्लस 4s और s प्लस 1 bm। और यहाँ जो न्यू एल एस है वो इक्वल्स टू होता है न्यू ई डबल एफ के, यानी कि इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट के। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट नोन करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस में 3 रिलेशंस फॉलोइंग हैं। अब हमें इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प लेनी होती है और इसी के अकॉर्डिंग इसकी 3 कंडीशंस में इसके रिलेशंस निकाले जाते हैं कि इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट्स के 3 रिलेशन होते हैं। तो पहला रिलेशन है जब एलएस कपलिंग होती है। जब एलएस कपलिंग होती है तो एक न्यू क्वांटम नंबर जे का जन्म होता है। जब एलएस कपलिंग होगी तो यहाँ एक न्यू नंबर बनेगा जे, जो ग्राउंड स्टेट में जे एनर्जी लेवल एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। जैसे ये एक जे है, दूसरा जे है, ये एक दूसरे के बहुत पास होते हैं ग्राउंड स्टेट में। तो इस कंडीशन में जो न्यू ई डबल एफ है वो फॉलोइंग रिलेशन शो करता है। न्यू ई डबल एफ इक्वल्स टू अंडर रूट एल, एल प्लस 1 प्लस 4s, s प्लस 1। ये इसका पहला था कंडीशन कि इसमें क्या होता है कि जब एलएस कपलिंग होती है तो एक न्यू क्वांटम नंबर जे का जन्म होता है, और जब ये ग्राउंड स्टेट में एक दूसरे के बहुत पास होते हैं तो ये रिलेशन आपका बनता है। सेकंड इसकी है कंडीशन या रिलेशन, जब एलएस कपलिंग होती है तो उसमें जो फॉर्म होता है जे, उसमें एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट में एक दूसरे से बहुत दूर होता है। जस्ट अपोजिट उसमें था कि बहुत पास होती है जो जे एनर्जी लेवल्स होते हैं, लेकिन इसमें बहुत दूर जे एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो जो एलएस होती है वो नॉन इफेक्टिव हो जाती है, और नॉन इफेक्टिव होने से इस कंडीशन में जो न्यू ई डबल एफ की वैल्यू होती है वो इस फॉर्मूले से ज्ञात की जाती है। न्यू ई डबल एफ इक्वल्स टू अंडर रूट जे और जे प्लस 1। ये इसकी सेकेंड कंडीशन हो गई। एक में बहुत पास होता है और एक में बहुत दूर होता है, जे जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में। अब थर्ड कंडीशन है जब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट
कंप्लीट टाइप से दब या शांत हो जाता है। उसमें था या तो पास होगा या दूर होगा, लेकिन इसमें है बिल्कुल अलग कंडीशन की इसमें जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो बिल्कुल दब जाएगा या शांत हो जाएगा, हम उसे क्वेंच कहते हैं। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नॉन इफेक्टिव होता है। तो इसमें भी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो नॉन इफेक्टिव होता है। इस कंडीशन में न्यू ई डबल एफ की वैल्यू ओनली स्पिन वैल्यू कहलाती है। इसमें न्यू ई डबल एफ की वैल्यू ओनली स्पिन वैल्यू कहलाएगी और इसे हम फॉलोइंग फॉर्मूला से ज्ञात करते हैं। न्यू ई डबल एफ √4s और s+1। एस टर्म के लिए एल की वैल्यू 0 होती है। अब जब यहाँ एल की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा यही तो बचेगा सिर्फ, क्योंकि हमारा क्या फार्मूला होता है, यही तो फार्मूला होता है √L+1 फिर +4s+1। तो हमने क्या देखा, यहाँ L की वैल्यू हो गई 0, तो हमारा ये तो बचेगा 4s और s+1। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट दब जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ होती हैं तो उसी में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल दब जाता है, और इसके दब जाने पर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को के द्वारा इसे एक्सप्लेन करते हैं, या हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट का दब जाना रिजल्टेंट रूप से ज्ञात किया जा सकता है। हम ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट है ये दब जाता है, तो इसे हम पता कर सकते हैं रिजल्टेंट टाइप से कि ये कितना दबा है या नहीं दबा है, ये सब। इसके द्वारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट के नॉन इफेक्टिव होने की लिमिट भी ज्ञात की जा सकती है कि वो कितनी नॉन इफेक्टिव हुई है। इस न्यू ई डबल एफ की वैल्यू के लिए न्यू एल का कंट्रीब्यूशन ज्ञात किया जाता है। अगर हमें न्यू ई डबल एफ की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि न्यू एल का कितना कंट्रीब्यूशन है, कि उसने कितना इसमें भाग लिया है। इस तरह से करके ये 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस होती है कि एक में जो है ये जे की वैल्यू बहुत पास होगी, दूसरे में जे की वैल्यू बहुत दूर होगी, और तीसरे में बिल्कुल शांत होगी, दब जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।